स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स की जो एक स्पेशल बोर्ड सीरीज़ है जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ भी जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जहाँ पे बच्चे एग्जैक्टली उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हम वो भी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हमें पता है कि वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है वो फिज़िक्स का चैप्टर 2 है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल ऑफ वर्क ही समझेंगे। देखो, फंडामेंटल ऑफ वर्क होता क्या है। आपने पढ़ा होगा कि जो वर्क होता है वो एक्चुअल में ये चीज़ होती है कि जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स अप्लाई करने के बाद में वो बॉडी जो है वो डिस्प्लेस होती है कि नहीं, इस बात से ही आपका डिसाइड होता है कि वर्क होगा कि नहीं। जैसे एक टेबल है, एक टेबल पे आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो लेकिन वो टेबल जो है वो अपनी जगह से मूव कर रही है। अगर वो मूव कर रही है इसका मतलब है आपने उस टेबल पे फोर्स अप्लाई किया है और वर्क भी हुआ है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप किसी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो लेकिन वो मूव ही नहीं हो रहा है, और अगर वो मूव ही नहीं हो रहा तो आपके थ्रू काम नहीं किया गया, यानी वर्क जो है आपका वो ज़ीरो माना जाएगा। ये आपने एग्जांपल वॉल में पढ़ा होगा। यानी जो वॉल है अगर आप वॉल पे कितना भी पुश कर लो तब भी वर्क नहीं होता। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो क्या ज़रूरी है कि वर्क होगा ही होगा। तो आप कहोगे नो, नॉट श्योर। अगर वो बॉडी डिस्प्लेस होती है तो वर्क होगा, अगर वो बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती तो वर्क नहीं होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ क्या यही कंडीशन होगी कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क ना हो? नहीं, इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो होता है एंगल। मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहे हो और वो जो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का बन रहा है, तब भी ऐसा होगा। अब वो समझते हैं कि ये कैसे है, आपने 90 क्यों बोला, कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 बन जाए तब भी आपका काम ज़ीरो ही माना जाएगा। तो अब उसे समझते हैं। देखो, हमने पढ़ा है कि वर्क मतलब होता है जब एक बॉडी पे फोर्स लगाएं इसी डायरेक्शन में वो मूव हो जाए। तो ये कॉस थीटा जो आया, एक्चुअल में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि जो कॉस 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है और जो कॉस 90 होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर किसी बॉडी पे, यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला जो लिखा है आप ध्यान से देखना, कि अगर किसी बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा हो और वो बॉडी 5 मीटर डिस्प्लेस भी हुई हो लेकिन उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आप चाहे 50 इंटू 0 करो, आपका आंसर 0 ही आना है। तो मैम ऐसा क्यों है कि यही लिया गया है cos थीटा? अब हम इसे समझते हैं। देखो, आपने ऐसे देखा होगा कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे आप कभी स्टेयर्स चढ़ते हो, तो जब आप स्टेयर चढ़ रहे हो तो मान लो ये आपकी स्टेयर का फर्स्ट स्टेप है और आप इस फ्लोर तक जा रहे हो। तो जब आप मूव करोगे या फिर कोई ब्लॉक है जिसको आप ऊपर लेके जा रहे हो, लेट इट बी पी ब्लॉक है जिसको आप आगे की साइड पुश कर रहे हो यानी उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, तो उसका कोई ना कोई एंगल होगा ना। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कुछ स्टेयर्स पे चढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन कुछ स्टेयर्स में होती है। वो डिपेंड करता है कि कैसा उसका स्लोप है, यानी एक एंगल होता है। जो एंगल किसके साथ बना होता है? ग्राउंड के साथ में बना होता है। ठीक है, अब बात आती है, इसको थोड़ा मैथ से कनेक्ट करते हैं कि आप जानते हो कि जब भी एक 90 डिग्री यानी ये है चीज़, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये हुआ बेस। अब ये मैंने क्यों लिखा है? इसके लिए लिखा है क्योंकि आपको पता होगी जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप परपेंडिकुलर ध्यान देना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये है, मैं मान लेती हूँ ये है BC, ठीक है, और हाइपोटेनियस जो है वो है F। तो यानी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा F साइन थीटा इक्वल टू BC। मतलब अगर आपको BC की हाइट चाहिए तो आपको F साइन थीटा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हो, बेस की बात, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कॉस थीटा। कॉस थीटा होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो जब आप कॉस थीटा लिखोगे तो बेस जो है वो आपका कितना आ रहा है? AC, और हाइपोटेनियस जिस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, यानी यहाँ से आपको AC की वैल्यू क्या मिलेगी? F कॉस थीटा। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके टोटल दो कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट्स मतलब एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट और एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब BC जो परपेंडिकुलर है, जो होता है F साइन थीटा, और एक होता है जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो उसी के टर्म्स में F कॉस थीटा। इसका मतलब अगर आपको कभी भी कोई चीज़ दे रखी है तो उसके दो कंपोनेंट पूछे तो अगर जो सीधे है यानी वर्टिकल है वहाँ पर आप हमेशा साइन थीटा लिखो, और जो लेटा हुआ है यानी हॉरिजॉन्टल है वहाँ पर आप हमेशा कॉस थीटा लिखो, चाहे ये F के लिए हो, फोर्स के लिए हो, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हो। अब आपने मैम ये वाला कॉस थीटा क्यों लिया? क्योंकि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो तो वो ज़मीन के साथ ऊपर बढ़ता है,
हाइट नहीं बोला, डिस्प्लेस मतलब पहले वो यहाँ था, अब अगर आप वो यहाँ पहुँच भी जाता है तब भी आप उसे ग्राउंड के साथ ही देखोगे कि कितना ऊपर पहुँच चुका है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसीलिए हमने कॉस थीटा को लिया। इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर आप चाहते हो कि जो फोर्स है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो वर्क है किस टाइम पे आपको वर्क में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो आप ये देख लेना कि आपको पता भी है वैसे भी जब आप चढ़ाई करते हो तो जितना आपका सरफेस ऊंचा होगा उतना ही आपको दिक्कत होगी, यानी आपको उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी। वही चीज़ यहाँ पर है, जो कॉस है, कॉस जो होता है ये आपको पता होना चाहिए, कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है जो कॉस की वैल्यू होती है वो जैसे जैसे आप 0 से इसको बढ़ाते जाओगे 90 तक में, इसकी वैल्यू जो है 0 पे 1 है और 90 पे 0 है, इसका मतलब है ये वैल्यू कम होती जा रही है। तो आपको क्या करना है, अगर एंगल आप बढ़ाते जाओगे तो आपका वर्क कम होता जाएगा। कम क्यों होता जाएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने लिया W इक्वल्स टू, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा यहाँ समझाती हूँ आपको। देखो जैसे फॉर एग्जांपल है कि आपने लिया W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा था, ठीक है। अब आपने कहा मैम आप कह रहे हो कि एंगल को 30 से एंगल को मैं 60 कर देती हूँ। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 30 करती हूँ तो एफ एस, मैं फोर्स और एस को सेम ही रख रही हूँ, ठीक है। तो जब मैं कॉस 30 की वैल्यू लिखूँगी और दूसरे केस में मैं कॉस 60 की वैल्यू लिखूँगी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 30 की √3/2, √3/2 मतलब 1.732/2। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो आपको 0.5 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 2 से आपने किया तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है ना, पूरा भी डिवाइड नहीं हो रहा, 0 पॉइंट। इसका मतलब एंगल बढ़ाने पे ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या आ रही है, छोटी आ रही है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जैसे जैसे आपका जो एंगल बढ़ता जाएगा आपका वर्क कम होता जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ किस पर डिपेंड होता है, कॉस थीटा पर। अब दूसरी बात जो पेपर में वो बच्चों से सबसे ज़्यादा पूछते हैं, पहले तो यूनिट, कि आपको पता होना चाहिए वर्क किस में मेज़र होता है। तो वर्क मेज़र होता है जूल में, और उसकी जो CGS यूनिट होती है, CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यानी जो सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में, तो वो होती है अर्ग। आप CGS और अर्ग में रिलेशन भी दे रखा है और रिलेशन पूछा भी जा सकता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि आपने बोला वर्क का मतलब होता है मैम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बॉडी डिस्प्लेस हो रही हो, अभी के लिए तो मैं यही लिख रही हूँ। फोर्स जो है उसकी यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। अगर मैं न्यूटन में जानती हूँ, न्यूटन का मतलब होता है 10⁵ डाइन, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। और 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब हमने बड़ी यूनिट्स को छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट किया, तो हमें टोटल क्या मिला, 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, और वही डाइन सेंटीमीटर ही अर्ग होता है। इसीलिए ही हम वर्ग की अगर बड़ी यूनिट लेते हैं तो जूल लेते हैं ऐसा यूनिट, और अगर छोटी यूनिट होती है तो वो अर्ग। इसीलिए ये रिलेशन है कि 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। अब आगे बढ़ते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये है, जैसे कि बहुत सी यूनिट है ना, कभी कभी आप देखते हो, आप कहते हो मैंने बहुत कैलोरीज बर्न कर ली, तो तब उस टाइम आप काम ही तो कर रहे होते हो, आपकी एनर्जी लॉस हो रहा होता है। तो कैलोरी भी वर्क की ही यूनिट है, क्योंकि वर्क का मतलब ही एनर्जी होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वर्क ही एनर्जी है। अगर आप काम कर रहे हो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एनर्जी है। अब वो कैसे काम हो रहा है, हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, वहाँ पर एनर्जी को बना रहा है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रॉन से निकल रही है। कोई जिम में वर्कआउट कर रहा है वहाँ पर है तो वो कैलोरी के फॉर्म में है, ठीक है। नॉर्मली कोई काम कर रहा है, जैसे इस ब्रिक को, जैसे मैंने बोला इस बॉक्स को आगे पुश कर रहा है, तो वो वहाँ पे जूल और किसी भी फॉर्म में कर सकता है। तो हम बहुत सारी यूनिट्स हैं, अभी हम उनको भी थोड़ा बहुत जो मेन है मैं उन्हें डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पर था ये बेसिक। अब यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है, और वो ये है कि आपको यहाँ पर लिखा है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, पर उससे पहले मैं आपको ये चीज़ समझाऊँ कि ये क्या है। यहाँ पर जो वर्क है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 कंडीशन है। अगर पॉजिटिव वर्क है तो क्या होगा, आप मान लो फॉर एग्जांपल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, तो आपका वर्क पॉजिटिव माना जाएगा। या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो कर रहे हो, मान लो कोई बॉल है और उस बॉल को आपने डाउनवर्ड फॉर्म में ही फॉल किया, मतलब ग्रेविटी के फेवर में, सिंपल शब्द में कहूँ तो अंडर ग्रेविटी आपने फॉल किया, वो दोनों कंडीशन में आपका वर्क पॉजिटिव माना जाएगा। मतलब जैसे एक वाटरफॉल नीचे गिरता है तो वो भी पॉजिटिव वर्क ही है, ठीक है। या कोई भी चीज़ जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आपकी जहाँ डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो पॉजिटिव है।
तो मैम जीरो वर्क क्या है, जीरो वर्क में मैंने क्या कहा था, आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज़ मूव नहीं हो रही है तो भी जीरो वर्क है, या फिर जो चीज़ मूव फोर्स लगाया जा रहा है और जो चीज़ डिस्प्लेस हो रही है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस 90 की वजह से उसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है सैटेलाइट वाला बहुत, कि जो सैटेलाइट्स होते हैं वो क्यों वर्क ज़ीरो करते हैं, एक सैटेलाइट और एक कुली वाला। ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाता है, देखो जब एक कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है, ये सेंटर है, आपको पता है कोई भी जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो सेंटर पे लगाया जाता है उसे बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा तो ये हो गया इसका टेंजेंट, ठीक है। तो ये जो मूव करता है ये टेंजेंशियली मूव करता है। तो जब टेंजेंट, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मैथ्स में कि सेंटर से जो लाइन है यानी जो रेडियस है और जो टेंजेंट है इसके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये 90 की वजह से जो फोर्स है वो तो लग रहा है अंदर की साइड, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो टेंजेंशियली हो रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है ना वो 90 डिग्री की वजह से ये वर्क जो है वो ज़ीरो वर्क है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, बहुत पूछे जाते हैं। अब नेगेटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क का मतलब होता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन वो बॉडी जो है वो वहाँ ना होके दूसरी डायरेक्शन में यानी आपके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही हो। ऐसा कैसे होता है, ऐसा जब होता है जब कभी कभी आप किसी स्कूटी पे ब्रेक लगाते हो तो वो अचानक से थोड़ी पीछे हो जाती है, या फिर होता है जब आप कोई बोट चलाते टाइम पे आप वाटर को पीछे की साइड मूव करते हो और वो बोट आगे की साइड जाती है, मतलब आपने मेहनत इधर करी है लेकिन बोट डिस्प्लेस आगे हो रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उस टाइम पे जो वर्क होता है वो नेगेटिव वर्क होता है। ये तो एक बेसिक चीज़ हुई, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जाता है एंगल से रिलेटेड। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अभी अभी मैंने बताया ज़ीरो से लेके आप जब कॉस 90 की बात करते हो तो अगर मैं सिर्फ 90 को छोड़ दूँ तो 90 से पहले 80 भी आ सकता है, 88 भी आ सकता है। इन सारी वैल्यू पे कॉस की कोई ना कोई वैल्यू होती है, जैसे 1 होती है, फिर धीरे 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 करके लास्ट में 0 आती है। यानी जब यहाँ पर वैल्यू आ रही है तो जब आप अपने फॉर्मूले में पुट करोगे W=FS cos थीटा में, तो थीटा की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ मिलेगी, मतलब 0 तो नहीं होगा आपका आंसर। और सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है 0 से लेके कोई भी एंगल दे रखा हो, ध्यान रखना आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। 0 वैल्यू सिर्फ किस एंगल पे मिलेगी, 90 पे। तो मैम फिर ये नेगेटिव वैल्यू कब मिलेगी, देखो आपको एक क्वाड्रेंट, वैसे आपने शायद ये पढ़ा नहीं होगा लेकिन आपको बता देती हूँ कि ये एक एक्स एक्सिस होती है, वाई होती है, तो आपको पता है, ठीक है। जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हो यानी 0 से 90 की बात, तो आपने 10th तक में यही पढ़ा है कि 0 से 90 में साइन कॉस टेन कॉट सब पढ़ा है। तो आप ये ध्यान रखना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का मतलब होता है यहाँ पे सारे टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं सारे, चाहे वो साइन हो कॉस हो टेन हो कोई भी हो। और एस का मतलब होता है साइन, इसका मतलब है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बस ट्रिक है, ए मतलब सारे पॉजिटिव, एस मतलब सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव होगा। साइन और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, मतलब ये पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सब नेगेटिव होंगे। इसका मतलब अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में चले जाते हो 90 से 180 वाले में, तो आपको सारी वैल्यूज़ कैसी मिलेंगी, सारी नेगेटिव मिलेंगी पहली। तो इसलिए क्या लिखा है, थीटा इज़ ऑब्ट्यूज, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आप ये भी टिक कर सकते हो। दूसरी बात, नेगेटिव कॉस 180 की वैल्यू भी आप याद रखना -1 होती है। देखो यहाँ पर आपको +1 दिख रहा है और वही चीज़ यहाँ आके -1, या ऐसे समझ लो अगर इधर फोर्स लगा रहे हो और चीज़ यहाँ डिस्प्लेस हो रही है, इसका मतलब उसके बीच में एंगल 180 का बन रहा है, और 180 का मतलब है बिल्कुल एग्जैक्टली नेगेटिव। इसीलिए जब आप इस फॉर्मूले में पुट करते हो तो अगर एफ पॉजिटिव भी है, एस पॉजिटिव है और कॉस की जो वैल्यू है वो माइनस में आ रही है, तो ओवरऑल जो वर्क आएगा आपका वो नेगेटिव आएगा। तो ये ध्यान रखनी है वैल्यूज़ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं यहाँ पर वर्क डिपेंडेंसी ऑन थीटा। अब मैं आपको ये समझा चुकी हूँ प्रॉपर से। देखो ये वर्क जो है आप देख रहे हो ये ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्क है। धीरे 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 ये वर्क जो है ये कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से 90 पे जाते जाते धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिक्रीज़। और जब थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी तो डब्ल्यू तो अपने आप ही डिक्रीज़ होता जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो इनने शेड जो किया इसका मतलब है कि ये वर्क यहाँ है ही नहीं, वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि 90 से 180 में आपका वर्क जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। अब आता है सबसे मेन चीज़ जो पेपर में बच्चों को प्रॉब्लम होती है।
आपको पता है जो फोर्स है वो आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो एस है यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी हमने पढ़ा है कि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर आपको वेक्टर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें डायरेक्शन भी होती है और जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो वह फोर्स और जो डिस्टेंस है वो दोनों ही वेक्टर है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं होती। अब आप ध्यान रखना, आपसे 4 चीज़ें पूछी जाएंगी जिस पे आपको बहुत ध्यान रखना है एमसीक्यू में। देखो W इक्वल टू एफ और एस, एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, एस एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने इसको वेक्टर शो नहीं कर रखा। किसी भी चीज़ को वेक्टर शो करने के लिए उसके ऊपर एक एरो बनाना होता है, एरो का मतलब डायरेक्शन शो करनी होती है, इससे पता लग जाता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर है तो मैंने यहाँ भी बनाया और ये वेक्टर है तो यहाँ भी, तो मैं बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाऊंगी। अगर कोई 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और आपने उसको शो कर दिया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाना है। डॉट मतलब एक छोटा सा मल्टीप्लाई है लेकिन इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी बुक में होती हैं। और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्रॉस दिखता है, डॉट प्रोडक्ट में आपको डॉट दिखता है। अब अगर मान लो आपने फोर्स लिखा, डिस्प्लेसमेंट लिखा, लेकिन आपने उसको शो नहीं किया कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी, एरो नहीं बनाया, तो आपको बीच में क्रॉस लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपने ऐसे करके लिख दिया एस कॉस थीटा, ठीक है, तो आपने एफ लिखा, एस लिखा यहाँ पर, लेकिन आपने ध्यान से देखो कि यहाँ पर इस पर एरो नहीं बनाया, इस पर बीच में डॉट है, तो आपको ये शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा वो डाउट में क्या करते हैं, वो ऐसे दे देते हैं, मतलब 2 वेक्टर क्वांटिटी है, फिर वेक्टर के लिए जब बीच में 2 वेक्टर शो कर दिया है उन्हें, तो बीच में क्रॉस बनाने की कोई नीड नहीं होती, सीधे डॉट से ही सही हो जाता है, यानी ये गलत होगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये क्रॉस तभी आएगा जब ऊपर जो वैल्यू है ना उसको शो नहीं कर रही। ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि 2 बार वेक्टर शो कर दिया, एक बार तो एरो से शो कर दिया और एक बार क्रॉस से। तो वेक्टर शो करने के 2 तरीके हैं, सिंपल वर्ड में या तो एरो बनाओ, ठीक है, और डॉट लिखो, या फिर क्रॉस बना दो तो फिर एरो मत बनाओ। ये ध्यान रखना, ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अब ये आता है कॉमर्शियल यूनिट। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के लिए। देखो आपसे मैंने क्या कहा, एनर्जी को अलग अलग पर्सपेक्टिव में पूछा जाता है। अब अगर आप जिम में कर रहे हो तो आपने उसको कैलोरी बोला, ठीक है, अगर आप कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी बना रहे हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला। सिमिलरली 1 कैलोरी इक्वल टू वैसे 4.18 जूल होता है और नियरली कभी कभी 4.2 जूल भी लिखा होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अभी अभी मैंने आपको बताया ही, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल में ही है ये सब, ठीक है। सबको ऐसा ही यूनिट में ही आपको पूछा जाता है। अब ये जो है ना ये कमर्शियल यूनिट है, मतलब आपके घर में जो बिजली का बिल आता है, आप कभी देखना कभी सुनना, आपने किसी पेरेंट से सुना हो तो वो कहते हैं कि आज इस बार इतनी यूनिट्स आई हैं। ये जो यूनिट्स होता है ना, एक्चुअल में ये यूनिट्स नहीं है, ये है किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर को ही वो क्या बोल देते हैं, यूनिट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किलोवाट आवर इस कॉमर्शियल यूनिट है। हम लोग घर में यूनिट्स बोल सकते हैं लेकिन एक्चुअल में वो किलोवाट आवर है। इसका मतलब है कि आपके घर में कितनी एनर्जी यूज़ हुई। सिंपल शब्द में समझाऊं तो 1 किलोवाट आवर का मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड, किलोवाट और आवर। इसका मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई अप्लाइंस है, मान लो लेट इट बी एक्स अप्लाइंस है जो कि 15 किलोवाट का है, एसी है या कुछ भी है, ठीक है, और वो चलता कितनी देर के लिए है, वो टाइम जो है उसका ड्यूरेशन वो चलता है 3 घंटे के लिए। इसका मतलब है कि 3 घंटे में आपका अप्लाइंस इतनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, सिंपल वर्ड में कि इतनी एनर्जी। अब ये कैसे प्रॉब्लम हुई, अब एक और जो सबसे ज़्यादा पेपर में आपको कंफ्यूज किया जाता है, अब वो कैसे किया जाता है, बच्चे को ऐसा लगता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो कि एनर्जी और पावर में एक बेसिक सा फ़र्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, कोई इंसान यहाँ से यहाँ गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ए से बी पे जाने में उस एक पर्सन ने लगाए 2 घंटे और दूसरे ने लगाए 3 घंटे, लेकिन दोनों ही ए से बी पॉइंट पर पहुँच गए। जब दोनों ही ए से बी पॉइंट पर पहुँच चुके हैं तो हम कहेंगे कि उनकी एनर्जी सेम है, क्योंकि उन्होंने वो काम किया। तो एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब काम करना है तो वो कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी एनर्जी सेम है। लेकिन पावर का मतलब होता है कि वो जो काम किया जा रहा है, यानी जो वर्क किया जा रहा है वो कितने टाइम में किया जा रहा है।
वर्क का मतलब ही क्या होता है, एनर्जी, है ना। तो यानी जैसे मैंने बोला काम कर पा रहे हो तो एनर्जी है, लेकिन कितने टाइम में कर पा रहे हो। अगर वही चीज़ को जैसे आप देखो तो यहाँ पे पी और टी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर किसी को टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उसकी पावर बहुत कम है। मतलब अगर कोई फर्स्ट पर्सन है जिसको 2 घंटे लगे पहुँचने में और जो सेकंड पर्सन है उसे 3 घंटे लगे, तो इसको ज़्यादा टाइम लगा है सेकंड वाले को, इसका मतलब इसकी पावर कम है। और इसको कम टाइम लगा है मतलब इसकी पावर ज़्यादा है। वही है ना कि जो जल्दी काम कर रहा है आप कहोगे वो ज़्यादा पावरफुल है, बिल्कुल वैसे ही। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट तो सीखा होता है पर वो कहता है पावर के फॉर्मूले में ही टाइम आता है। तो जब वो ये यूनिट देखता है तो उसे आर दिखता है, वो सोचता है कि यार आर है तो इसका मतलब ये पावर की ही यूनिट होगी, पर नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पावर की यूनिट क्यों नहीं होगी। क्योंकि देखो अगर आप फॉर एग्जाम्पल है आपने लिखा पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अब पावर की यूनिट होती क्या है, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। पावर की यूनिट होती है वॉट, जो उसकी एसआई यूनिट होती है। अगर उसको बड़ी यूनिट में ले लो तो वो किलोवाट होती है। तो अगर आप पावर की बड़ी यूनिट लिख रहे हो किलोवाट, वर्क की यूनिट मैं निकालना चाह रही हूँ, वर्क भी लिख सकती हूँ, इवन उसकी जगह पे एनर्जी भी लिख सकती हूँ। अपॉन टाइम की यूनिट आर हो सकती है, सेकंड हो सकती है, मान लो आर ले ली। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो किलोवाट आर है ना, ये एक्चुअल में एनर्जी की यूनिट आएगी। तो बच्चे इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि आर लिखा हुआ है तो ये पावर की यूनिट है, नहीं, ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की है। और पावर की अगर यूनिट पूछी जाएगी तो वो किलोवाट है। तो ये ध्यान रखना है, किलोवाट इज़ अ यूनिट ऑफ पावर, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इसे ध्यान रखना। और किलोवाट आर इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर क्या है, एक रिलेशन है जो आपसे पूछा जाता है। मैं इस रिलेशन को आपको समझाती हूँ कि ये रिलेशन बना कैसे। बहुत ज़्यादा कन्वर्जन न्यूमेरिकल्स में पूछा ही जाता है। मैं न्यूमेरिकल्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लाऊंगी, आप उसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखो 1 किलोवाट, आपने बोला मैम 1 किलोवाट आर है। 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, ठीक है। और 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट्स, और मिनट्स हैं ये, ठीक है। अब मिनट्स में प्रॉब्लम हो रही है, हमें सबसे छोटी यूनिट में करना है, तो हम लिखेंगे 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। तो हमें ओवरऑल क्या मिला, 36, 6 6 36, और 1 2 यहाँ पे आपके पास में टोटल 5 जीरो आ गए। अब आपको मिला वॉट और सेकंड। अब मैम वॉट सेकंड की जगह जूल कैसे आ गया, अब उसे समझते हैं। देखो पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क की पावर की यूनिट अभी मैंने बताई वॉट, और वर्क की मैं जानना चाह रही हूँ, और टाइम है सेकंड। तो वॉट इंटू सेकंड भी क्या होता है, वर्क की जो यूनिट है यानी जूल, इसीलिए हमने इसकी जगह पे लिख दिया जूल। तो यहाँ पे इसको सही तरीके से लिख दिया जाए तो वो ऐसे कन्वर्ट हो गया। तो ये भी एक रिलेशन है, ये डायरेक्ट है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर डिराइव करने को कहें तो आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट, मैंने आपको पावर एनर्जी कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिया, लेकिन अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, पर उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं पावर के बारे में। हमने फॉर्मूला समझा, अब यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे भूल जाते हैं, इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस ही नहीं होते बुक में। अब ये बना कैसे है तो पहले से समझते हैं। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क मतलब अभी अभी आपने बताया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें फोर्स अप्लाई हो रहा हो, वो डिस्प्लेस हो रहा हो, है ना। तो ये हो गया अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो होता है वेलोसिटी। इसका मतलब है ये इस पूरे की जगह पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए मैंने दोनों पे एरो बनाया और बीच में डॉट ही लिखा है। इस बात का ध्यान रखना, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से रखना। तो यहाँ से आपका, और देखो इन्होंने जो लिखा है इनमें साइन नहीं बनाया है, क्रॉस का साइन बनाया है, तो दोनों ही सही हैं। अगर आप साइन 2 बार रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हो, इस बात को याद रखना है। तो पावर का भी आपको ये फॉर्मूला मिल गया, यानी ये कहना चाह रहा है अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो और अगर आपको पता लगाना है कि वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कितनी पावर बना रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक ये और पूछा जाता है, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। ये एक रिलेशन है जो आपको डायरेक्टली याद करना है। जैसे आप 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट बोला, बिल्कुल ऐसे ही आपके न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कन्वर्जन आ जाए तो आपको उसको ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ है जिसको हमने पढ़ना है, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका नाम भी है, एनर्जी का मतलब ही क्या होता है, 2 तरीके की एनर्जी होती हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल। काइनेटिक वो होती है जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो हम उसे काइनेटिक कहते हैं। पोटेंशियल भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है, एक हम जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
ग्रेविटेशनल हमेशा आपको रिजिड बॉडीज़ में दिखेगी। रिजिड बॉडी मतलब जिसको आप प्रेस करो तो उसकी शेप चेंज ना हो। और इलास्टिक आपको किस में दिखेगी? नॉन रिजिड बॉडीज़ में, जैसे कि कोई रबड़ है, आप उसे प्रेस कर रहे हो, है ना, ऐसी चीज़ों में। कोई स्प्रिंग है, उसमें आपको ये दिख सकती है। तो इलास्टिक और ये दोनों में ही आपको एक्चुअल बेसिक क्या होता है पोटेंशियल का, कि ज़मीन से, अगर आप ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हो तो वो आपसे ये कहेंगे कि अगर कोई, जैसे मान लो आपके रूम में कोई वॉल पे कोई वो लगी हुई है, वॉच लगी हुई है, तो वॉच एक पर्टिकुलर हाइट पर होगी ज़मीन से, ग्राउंड से। तो उस टाइम पे जो उसके अंदर एनर्जी पजेस होगी ना, वो होगी पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी एक तो हाइट की वजह से होती है और एक उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसकी पोजीशन की वजह से होती है। इसीलिए जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी बनता था तो यही बनता था, जिसमें हाइट जो होती थी वो हमेशा ग्राउंड से लेनी होती है, कि ज़मीन से कितना ऊपर है। वहीं पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, अगर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो हो जाता है। अब हमने काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला पढ़ा है 1/2 mv²। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई चीज़ है जो आपको बेसिक में कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे बताना, मैं आपको वो चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दूँगी। अब यहाँ पर आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये कहती है कि अगर आप किसी चीज़ पे एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी में अगर आपको चेंज दिखता है, वो उसके वर्क डन के बराबर है। मतलब अगर मान लो कोई पर्सन है जो ट्रक चला रहा है, उसकी स्पीड एकदम से चेंज होती है, मान लो पहले 30 थी, उसके बाद वो 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो जो स्पीड में चेंज आया, ठीक है, वो स्पीड में चेंज ही बताएगा कि उसने कितना काम किया है। तो वर्क डन ही जो है वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन मैंने प्रॉपरली ये डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में भी डाला है, आप इसे ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पेंडुलम के टर्म्स में समझाऊंगी। कंजर्वेशन का मतलब होता है, ना तो आप एनर्जी को बना सकते हो, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर। अब इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी देखते हो कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो जो सन की सोलर एनर्जी होती है, वो सोलर एनर्जी जो है, जब कोई खाना बन जाता है ग्लूकोज, तो वो किस में बदल जाती है? केमिकल एनर्जी में, मतलब कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही जब आप किसी बल्ब को ऑन करते हो, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो बल्ब जब लाइट देने लगता है तो लाइट में बन जाती है, उसके बाद में वो हीट प्रोड्यूस करने लगती है। आप वॉशिंग मशीन को देखोगे तो पहले आप स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी देते हो, फिर वो बार बार उसमें से आवाज़ आती है, पहले तो रोटेट होती है मैकेनिकल एनर्जी, और फिर उसके बाद में उसमें से कौन सी एनर्जी बनने लगती है? साउंड एनर्जी। मतलब एनर्जी बदलती रहती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो ये कहना चाह रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पेंडुलम का केस है। जब आप किसी पेंडुलम के सबसे बीच के पॉइंट पर होते हो, यानी ये इस पॉइंट को कहा जाता है मीन पोजीशन। ठीक है, जब वो पेंडुलम ऐसे जाता है, फिर वो वापस आया, पहले ऊपर गया, फिर वो वापस आया, फिर वो इधर गया, ठीक है, फिर वो वापस आया, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन मानी जाती है। मतलब ए पॉइंट से पहले बी पॉइंट पर जाए, फिर बी से ए पे वापस आए, फिर ए से सी पे जाए, और फिर सी से दोबारा, ये कंप्लीट एक वाइब्रेशन कह लो आप इसे, या फिर एक कंप्लीट ओसिलेशन कह लो। आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे ना, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना जो आपको इंपॉर्टेंट। वैसे इसमें सब कुछ ऐसा ही है, बेसिक वे में कुछ भी नहीं है, मैंने चैप्टर एक्सप्लेन नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा बेसिक समझा के आपको मेन चीज़ें बताई हैं जो आपके पेपर में आपको हेल्पफुल रहेंगी। अब यहाँ पर क्या है, एक वाइब्रेशन होते टाइम आप ध्यान से देखो, ये जो है मीन पोजीशन है और इसे कहा जाता है एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब जब ये ऑब्जेक्ट धीरे 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 करके ऊपर एक हाइट को अचीव करता है, तो इधर भी जाएगा वो हाइट पे, है ना। तो जितना ज़्यादा वो हाइट पे जा रहा है, उतने ही ज़्यादा उसकी कौन सी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे बेस्ड होती है? हाइट पर होती है और शेप पर। तो हाइट जो है वो कितनी है? यहाँ पर मैक्सिमम है, इसीलिए बी पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। वहीं अगर मैं ए पे बात करूँ तो ए पर पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हाइट है ही नहीं, और हाइट ही नहीं है तो इसका मतलब मैम यहाँ कोई तो एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहती है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। मतलब आप ये समझ लो, जब आप ए से बी पे जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है क्योंकि हाइट बढ़ रही है। अगर पोटेंशियल बढ़ रही है तो इसका मतलब मैम काइनेटिक डिक्रीज हो रही होगी, तो यहाँ पे मिनिमम होगी काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप नीचे आ रहे हो तो इसका मतलब हाइट घटती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और एट द सेम टाइम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी।
ये एक पूरा पैटर्न है जो पेंडुलम में चलता रहता है, जिससे एनर्जी में चेंजेस होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल पेंडुलम वाला, ये कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जीरो वर्क में कुली, आपको वो बात याद रखनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियली जिसमें एंगल 90 है, ये बहुत पूछा जाता है, हर साल पूछा जा रहा है बहुत, और 2 मार्क्स में आता है। किलोवाट आवर और जूल में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, वो भी आपसे पूछा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ प्रूफ का एक मैंने आपको अभी पेंडुलम वाला बताया, एक मैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल वाले सेशन में डालूंगी, वो भी आप ध्यान से देखना, और 3 to 4 मार्कर में आता है। और वर्क एनर्जी थ्योरम है जिसपे न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं और सिंपली स्टेटमेंट में भी आता है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, और वो चीज़ क्या है कि आपसे पूछा जाता है, एक रिलेशन मैं आपको बता रही हूँ, वो है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2mv²। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये हमारा 9th का टॉपिक है। इनमें एक रिलेशन पे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स तो आ ही सकते हैं, प्लस कॉम्पिटेंसी कैसे होंगे? आपको क्या करना है, रिलेशन बनाने के लिए आपको इधर से ना वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो v इक्वल टू क्या हो गया, P/m। अब आप इसमें पुट करो, तो जब आप इसमें पुट करोगे तो आपको मिलेगा m, v की जगह पे हमने क्या कर दिया P/m, और स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखना। अब जब आप इसे खोलोगे तो एक m से एक m कटेगा क्योंकि स्क्वायर है, पर ऊपर p² बचेगा, तो आपको टोटली क्या मिलेगा, आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2m P²/m²। ठीक है, देखो आप यहाँ पे, तो अब आपने एक m से एक m काट दिया, तो यहाँ पे चला गया 2mk इक्वल टू P², और सही से बोल दूँ तो p की इक्वल्स टू 2√m के। अब ये बात क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो आपसे ये कहते हैं, अभी मैं आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक एरो है जिसको अगर एक बो से शॉर्ट किया गया है, एक एरो को मारा गया है, तो वो क्या चेंज आपको दिख रहा है उसमें। देखो आपको पता है ना कि एरो का जो ये होता है, ये एक इलास्टिक बॉडी होती है। अगर इलास्टिक बॉडी है तो इसका मतलब है इसमें एक शेप होगी, तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पजेस करेगा। जैसे ही आप इसे पीछे खींचते हो, ये एरो आगे जाता है, मतलब कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक में। तो उसने कहा है कहाँ से उसको ये मिली, तो ये मिली है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किससे मिली है? ये जो स्प्रिंग स्ट्रेच थी। तो यानी कन्वर्जन भी हो गया, प्लस ये भी पता लग गया कि इसकी सोर्स क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला है एक लाइट मास है और एक हैवी मास है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो बताओ किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब इसी से ही मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। मान लो एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। एक बॉडी जो है ए जिसका लाइटर मास है, तो m मान लें। एक बॉडी हैवी है जिसका हैवियर है, ये हैवी मान ली है, ठीक है, और ये बॉडी जो है वो लाइटर है, ठीक है। अब इसने बोला कि दोनों का जो मोमेंटम है इक्वल है, मतलब इसका भी p है और इसका भी p है। अब काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? मैं इसकी 1 मान लेती हूँ और इसकी काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपको ये फॉर्मूला पता था, तो p इक्वल टू आप लिखोगे √2mk1 पहले वाले का, और दूसरे में लिखोगे p इक्वल टू √2M_K2, क्योंकि इसका m आपने कैपिटल M माना है और K2 माना है। मोमेंटम दोनों के सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, √2mk1 इक्वल टू √2M_K2। अंडर रूट से अंडर रूट कट गया है ना, तो बचेगा क्या, 2mk1 इक्वल टू 2mk2, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो बचेगा mk1 इक्वल टू M_K2। अभी आपको पता है कि ये जो बॉडी है ये हैवी थी, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं इस m के नीचे इसको ले जाऊं और इधर इस k1 के नीचे k2, आप कह रहे हो ये क्वांटिटी ज़्यादा है और ये छोटी है, इसका मतलब है कि राइट साइड इसका इक्वल है, तो ये भी बड़ा होगा, ये छोटा होगा। इसका मतलब किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? जिसकी k1 की है। k1 किसकी है? a की, मतलब हल्की बॉडी की। तो लाइटर बॉडी का जो मोमेंटम है, अगर मोमेंटम चाहे सेम भी हो, पर लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और वो आपने यहाँ से समझा। अगर आपको ऐसे भी नहीं लग रहा कि अगर आपको ये डेरिवेशन में आता है न्यूमेरिकल में, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। अदरवाइज थ्योरी के हिसाब से आप जानते हो, मैंने यहाँ क्या लिखा है, p² इक्वल टू 2mk, ठीक है। अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूँ तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, p²/2m। तो m और k जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको ऐसे समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल में करना, मास दे रखा हो सब कुछ सॉल्व करके। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मास जो है वो बॉडी का कम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर मास कम है तो k ज़्यादा होगा। तो किस बॉडी का मास कम है? लाइटर बॉडी का, तो उसका जो मोमेंटम है वो भी ज़्यादा होगा।
अब आते हैं एक ये क्वेश्चन पे, इफ़ द स्पीड ऑफ द कार इज ट्रिपल बाय व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। ये क्वेश्चन जो है ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखते हैं कि क्या है। देखो अब यहाँ इस क्वेश्चन के लिए हम पेज देखते हैं जहाँ पे हमें स्पेस मिल जाए तो हम वहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, यहाँ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा क्वेश्चन देख लें एक बार। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि वेलोसिटी में क्या चेंज आया है, एक बार देख लेते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ द कार इज ट्रिपल बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब आपने कार की स्पीड को ट्रिपल किया है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। अब देखो आप मान के चलो पहले काइनेटिक एनर्जी जो थी वो थी 1/2 mv², ये फर्स्ट थी आपकी। अब आपके मास में तो कोई बात नहीं बोली है, लेकिन बोला है वेलोसिटी ट्रिपल हो गई। ट्रिपल हो गई मतलब 3v हो गई, तो यहाँ पर आ गया आपका 9v², ठीक है। ये आ गई आपकी नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। चेंज पूछा है, चेंज का मतलब माइनस मत करना, चेंज का मतलब है रेशियो में रखो जिससे आपको इजीली पता लगे। तो 1/2m 9v² अपॉन 1/2mv²। इनिशियल वाली ये थी फर्स्ट और ये आपकी सेकंड थी। हमेशा फाइनल से डिवाइड करना ताकि कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये इससे कैंसिल हुआ, v² से v 9। इसका मतलब है जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है वो 9 टाइम्स है पुराने वाले के। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 9 टाइम्स, और ये ऊपर है न्यूमरेटर में लिखा है, इसका मतलब है 9 टाइम्स इंक्रीज हुई है, और यही आपका आंसर था। इसीलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखना। इस सेशन में जितनी भी चीज़ें हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको बताया गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। बाकी मैं बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए पार्ट 2 में भी लेके आऊँगी, और जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हैं उसमें, आप उसको ज़रूर देखिएगा। इवन इसको सेशन को अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में जितना हो सकता है शेयर करिए, ताकि आपको भी थोड़ा हेल्पफुल हो। वो भी आपसे कुछ शेयर करेंगे, तो आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।